सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विनर्स वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। आज का ये सेशन एक और डाउट सेशन, और आज का ये जो डाउट सेशन है ये 40वां डाउट सेशन है। इससे पहले 39 डाउट सेशन हम कर चुके हैं। इससे पहले वाला डाउट सेशन 39वां जो डाउट सेशन था वो लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंडियन लिटरेचर पे था। बहुत शानदार वीडियो है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है और आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से वो देखना चाहिए। कि पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा विनर्स वर्ल्ड पे डाल दी है। आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में हमने जो लेटेस्ट और अपडेटेड इंडियन लिटरेचर है, जो इंडियन राइटर्स अभी जिंदा हैं, जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उस पे वो वीडियो था। तो आपको जरूर देखना चाहिए। और आज का ये सेशन भी बहुत शानदार सेशन होने वाला है क्योंकि आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर एक सेशन ऐसा हो पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे जिसको देखने के बाद अन्य कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। इसको देखने के बाद सभी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं और वहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिल जाए। क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है ये आपके लिटरेचर जो पोर्शन है उसमें से सबसे मुश्किल है। इसकी अपनी वजह है क्योंकि एक तो इसमें कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, ज्यादातर राइटर्स हैं जो अभी जिंदा हैं। फिर इसमें केवल ब्रिटिश लिटरेचर नहीं है, इसमें अफ्रीकन लिटरेचर, कनेडियन लिटरेचर, कई प्रकार के जो राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स भी इसमें हैं, थियरी राइटर्स भी इसमें हैं। और इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक इसको पढ़ा जाए, कौन सा छोड़ा जाए और कौन सा पढ़ा जाए। तो आज की इस क्लास में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपके काम काम की चीजें सभी आप लोगों को पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के माध्यम से करवा दी जाए। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे और उस एक क्वेश्चन की खूब सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस करेंगे ताकि कहीं से भी यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारी रेंज में रहे। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स पूरा देखें और एक एक चीज को ठीक ढंग से नोट करते हुए, ठीक ढंग से समझते हुए सुने। शुरू करते हैं भाई आज का सेशन। ये है अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने 2022 के एग्जाम में पूछे, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हो, चाहे वो वैसी एग्जाम हो। और उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस में एक एक ऑप्शन जो है उसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ऑल्दो पोस्ट मॉडर्निज्म फर्स्ट एंटर्ड द क्रिटिकल लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब डिक्शनरी होती है, शब्द ही होते हैं। वेद जेन, इस आदमी का नाम आप याद रख लेंगे, जेन फ्रंकोइस लियोटार्ड। अब देखो, आपको ज्यादातर बच्चों के लिए ये जो नाम है ये नए नाम है। हो सकता है कि आपने इन नाम को पहले कभी नहीं सुना हो, इसलिए एक दो बार इनको बोल लोगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे, याद रह जाएंगे। क्या नाम है? जेन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, टर्म द पोस्ट मॉडर्न। क्या कह रहा है? ऑल्दो पोस्ट मॉडर्निज्म फर्स्ट एंटर्ड द क्रिटिकल लेक्सिकॉन विद, पोस्ट मॉडर्निज्म का जो नाम है ये पहली बार क्रिटिकल लेक्सिकॉन में, क्रिटिकल थ्योरीज में किस आदमी ने यूज किया? इस आदमी ने यूज किया। इस आदमी पर और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो हम चर्चा करेंगे। द टर्म पोस्ट मॉडर्न वॉज कॉइन्ड बाय, ये तो क्रिटिकल लेक्सिकॉन में पहले लाने वाला आदमी था। इस टर्म को किसने पहली बार इजाद किया? कोइन का मतलब होता है ये शब्द पहली बार यूज किसने किया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी आप एक एक नाम को याद रख लीजिएगा। क्यों रख लीजिएगा? क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि ऊपर तीन राइटर्स के नाम दे दिए जाएंगे और नीचे कहेंगे उसमें बिलोंग टू विच एज, कौन से एज से संबंधित है।
तो इनमें से हो सकता है हियाब हसन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, इनकी भी चर्चा हम आज डिटेल से करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन है आर्नोल्ड टॉयनबी। आर्नोल्ड टॉयनबी, ये जो शब्द कोइन किया हुआ है, ये शब्द आर्नोल्ड टॉयनबी का किया हुआ है। दो चीज है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, दो चीज हैं। पहली बात यह है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसको लेक्सिकन सॉरी क्रिटिकल लेक्सिकॉन में कौन लेके आ गया, उसको क्रिटिकल थियरीज में किसने यूज किया सबसे पहले, उस आदमी का नाम है जेन फ्रेंकोइस लियोटार्ड। और इस शब्द का इजाद किसने किया, इस शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया, वो आदमी था आर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। क्लियर हो गई भाई? लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला है नहीं। अब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करेंगे और ठीक ढंग से एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। देखिएगा, द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा कि एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पोस्ट मॉडर्निज्म का जो एज है, पोस्ट मॉडर्निज्म का जो पीरियड है, वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है एंड विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप याद रखेंगे विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ ही पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के बाद का जो एरा है, पोस्ट मॉडर्निज्म एरा है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। is often considered the transition point from modernism to postmodernism। इस लाइन को आप समझेंगे कि the end of the world war second is often considered the transition point। ये ट्रांजिशन पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से पहले वाले समय को मॉडर्न एज कहा जाता है और उससे बाद वाले एज को क्या कहा जाता है, पोस्ट मॉडर्न एज कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात भी ये? आगे देखिएगा, द वॉर्स हॉरर्स एंड द फेलियर ऑफ मॉडर्निज्म्स आइडियोलॉजी। उस समय समय किस प्रकार का था, द वॉर्स हॉरर, युद्ध हुआ था, उसकी अपनी असफलताएं थी, उसका अपना डर था, उसका अपना भय था, उसकी अपनी एंजाइटी थी, उसका अपना टेरर था, उसका अपना हॉरर था, ये सारी चीजें। और उन सारी चीजों के साथ साथ जो मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी थी वो फेल हो गई। जो मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी थी वो उस युद्ध को रोक नहीं पाई, उस समय वो मानव मात्र का भला नहीं कर पाई, उनकी हेल्प नहीं कर पाई। इससे लोगों को उस आइडियोलॉजी से डिस्ट्रस्ट हो गया, उस आइडियोलॉजी से लोगों का अविश्वास हो गया है। इसलिए दो चीजें हैं यहां, वॉर्स हॉरर एंड द फेलियर ऑफ मॉडर्निज्म्स आइडियोलॉजी टू प्रिवेंट देम, उन वॉर्स को रोकने का, आर थॉट टू हैव लेड टू डिस्ट्रस्ट ऑफ डॉगमेटिक आइडियोलॉजी। इन दोनों विचारों ने किसकी तरफ लेके गई, ये दोनों विचार डिस्ट्रस्ट हो गया। डॉगमेटिक जो आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि कोई विशेष विचारधारा कि ये ही सही है, केवल ये ही सही है, तो हम कह रहे हैं केवल वही सही है, ये ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस प्रकार की आइडियोलॉजी के प्रति लोगों का अविश्वास हो गया और फिर एक इस प्रकार की आइडियोलॉजी आई जिसने कहा कि देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रुथ। उसने कहा कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई भी एक सत्य नहीं है, एक बात को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है, चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, एक से ज्यादा सच्चाई हो सकती है। देयर कैन बी मल्टीपल ट्रूथ, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रूथ हो सकते हैं। और इस प्रकार की विचारधारा जब आई, आइडियोलॉजी आई, तो वो आइडियोलॉजी कौन सी आई, पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी आई। यानी बेसिक बात जो आप लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानना है वो ये जानना है कि वास्तव में पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा कहां से शुरू होता है और क्यों शुरू होता है। दो चीजें आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए, वो ये दोनों बातें ये थी। ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं आगे। द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म,
पोस्ट मॉडर्निज्म की जो टर्म है, देखिए हमने पहले क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्यों लिया है? ताकि हम भटके नहीं। ऐसा नहीं कि हम कहीं से कुछ भी पढ़ा रहे हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत सारी चीजें हैं। आपको ये नहीं पता कि आप कहां से शुरू करें और कहां तक एंड करें, कितना भी पढ़ते जाएं, लेकिन हमें केवल एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। इसलिए हमने क्वेश्चन ले लिया और अब उस क्वेश्चन के आसपास की सभी चीजों को क्लियर करते हुए बढ़ेंगे ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। द टर्म पोस्टमॉडर्निज्म फर्स्ट एंटर्ड इनटू फिलोसॉफिकल लेक्सिकॉन कह दो, क्रिटिकल लेक्सिकॉन कह दो, इन 1979। ठीक है, लिटरेरी जो थियरीज हैं उसमें इस शब्द को यहां से शुरू किया विद द पब्लिकेशन ऑफ, किसके? बुक्स के नाम बहुत पूछे हुए हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे या फिर आज की क्लास में पुराने सारे पेपर लेंगे तो आप देखेंगे कि बुक्स के नाम बहुत पूछे हुए हैं। इसलिए हमने भी इस बुक का नाम ले लिया, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। बुक का नाम क्या है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये बुक किसकी है? जेन फ्रेंकोइस लियोटार्ड की है। और इस बुक में उसने किसको यूज किया है? पोस्ट मॉडर्निज्म को यूज किया है। क्लियर हो गई बात भाई? ऊपर पूछा था कि क्रिटिकल लेक्सिकॉन में लाने वाला आदमी कौन है? ये आदमी है। कौन सा आदमी है? लियोटार्ड आदमी है। हमने ये भी जान लिया कि ये आदमी है कौन? ये आदमी एक फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर है। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का फिलोसोफर है। लियोटार्ड इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। एक क्वेश्चन और बनता है कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म का फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लियोटार्ड को कहा जाता है। ठीक है, जेन फ्रेंकोइस लियोटार्ड, ये फ्रांस के एक फिलोसोफर हैं और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के फिलोसोफर हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को इसमें याद रखनी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आज हम बहुत धीरे धीरे चीजों को समझेंगे क्योंकि मुझे पता है लिटरेचर में आपको सबसे ज्यादा यदि कहीं दिक्कत है तो पोस्ट मॉडर्न एज में है। न तो आपको इसका कंटेंट ठीक से मिलता है, न कहीं आपको इसकी सही सटीक जानकारी मिलती है। तो आज की इस क्लास में आपको धीरे धीरे चीजों को समझाया जाएगा। आप अपने एग्जाम के लिए कम से कम आज की जो क्लास में बताया जा रहा है उसको ठीक ढंग से तैयार कर लें। उसके बाद आप कितना भी करें वो अलग बात है, लेकिन इतना तो आप जरूर करके जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एग्जाम में इससे बहुत हेल्प होगी। दूसरी चीज चलते हैं, इस शब्द को कॉइन किसने किया? द वेरी टर्म पोस्ट मॉडर्न, कौन सी टर्म है? पोस्ट मॉडर्न है, वॉज इन फैक्ट कॉइन्ड बाय द हिस्टोरियन आर्नोल्ड टॉयनबी। आर्नोल्ड टॉयनबी ने इसको कॉइन किया। कब? इन 1947। उनकी भी एक बुक थी, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उनकी बुक कौन सी है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री है। उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि पोस्ट मॉडर्न वर्ड जो है ये आर्नोल्ड टॉयनबी ने कौन सी बुक में कॉइन किया था, तो उस बुक का नाम जो है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, टू डिस्क्राइब द लेटेस्ट फेज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका लेटेस्ट फेज, जो अभी का फेज चल रहा है, उस फेज को बताने के लिए उसने इस शब्द को काम में लिया। किस आदमी ने काम में लिया? देखिएगा, अभी तक हमने केवल 3 बातों पे चर्चा की है। पहला, पोस्ट मॉडर्न एज कब से? विद द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर है? पोस्ट मॉडर्निज्म को क्रिटिकल लेक्सिकॉन, फिलोसॉफिकल लेक्सिकॉन, क्रिटिकल थियरी में किसने यूज किया? ये यूज किया। दूसरा, पोस्ट मॉडर्न शब्द को किस आदमी ने कॉइन किया? ये 3 चीजें हमने देखी हैं। एक लियोटार्ड का नाम याद रखेंगे और एक टॉयनबी का नाम याद रखेंगे। अभी तक ये चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। उनके जो ऑप्शंस थे, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उनमें जो एक एक नाम दिए हुए थे, हियाब हसन का नाम दिया हुआ था, हम उसकी चर्चा करेंगे। जितने भी नाम दिए थे सबकी डिटेल से चर्चा करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए क्रिटिकल टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ लिटरेरी डेवलपमेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में
कब भाई? 1944 में वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, उसके बाद की बात है। यानी कब की बात है ये? सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द व्हाट? 20th सेंचुरी। अब देखिएगा, एक और देखिएगा, इस टर्म को माना जाता है कि ये जो मॉडर्निज्म था उसको कंटिन्यू कर रहा है, ये बात भी सही है, और डिसकंटिन्यू कर रहा है, ये बात भी सही है। यानी कुछ चीजें जो मॉडर्न एज की थी वो साथ साथ किसकी तरफ चलती आ रही हैं? पोस्ट मॉडर्न की तरफ भी चलती आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें थी जो वहां से बदल गई हैं, इसलिए क्रिटिक्स इसको कहते हैं कि ये उसको कंटिन्यू भी करता है और डिसकंटिन्यू भी करता है। ये लाइन इसमें लिखी हुई है। It can be seen as continuity and discontinuity from postmodern age. इसको पोस्ट मॉडर्न एज से कंटिन्यू माना जाता है और डिसकंटिन्यू भी माना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई? अब हमने दो आदमियों के नाम लिखे, अब एक तीसरा इंसान और है जिसको आपको याद रखना है, और वो कौन है? हियाब हसन। हियाब हसन भी जो मॉडर्निज्म की थ्योरीज हैं उनको डेवलप करने में इनका बड़ा नाम है। एंड अब अमेरिकन लिटरेरी थियरिस्ट कौन है ये? इस सबसे बड़ी समस्या जो पोस्ट मॉडर्निज्म में आई है वो लिटरेरी थियरिस्ट को पूछ लिया इन्होंने, इसलिए बच्चों को दिक्कत हो गई। भाई नॉवलिस्ट पूछे ठीक बात है, ड्रामेटिस्ट पूछे ये भी ठीक बात है, लेकिन जब लिटरेरी थियरिस्ट को पूछ लिया, जबकि जो बच्चा ग्रेजुएशन करके अभी तैयारी कर रहा है उसने लिटरेरी थियरी का कहीं नाम ही नहीं सुना है, इसलिए उसको ये सारी चीजें नहीं लगती हैं। आपको नाम याद रखना है किसका? हियाब हसन का। पूछेंगे हियाब हसन इज रिलेटेड टू, तो आप बता देना कि पोस्ट मॉडर्न एज का इंसान है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का कौन है? लिटरेरी थियरिस्ट है एंड राइटर, एंड वाज अमंग द फर्स्ट among major theorists to articulate a concept of postmodernism. postmodernism का जो कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो मेजर थियरिस्ट थे उनमें एक इंसान कौन था? हियाब हसन था। पहले क्वेश्चन में तो इसको क्या किया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपको हियाब हसन पे क्या कर लिया जाए? क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सब क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म इन हिज टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, उनका एक ऐसे है जो क्या है? टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म दैट इज पार्ट ऑफ हिज एसे द पोस्ट मॉडर्न टर्न। ये दो चीज आपको याद रखनी है इस आदमी की। कौन कौन सी? द पोस्ट मॉडर्न टर्न, ये इनका ऐसे है, और उसमें उन्होंने टुवर्ड्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म पे बात की है। यानी ये दोनों जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? आपसे पूछ लिया जाए कि द पोस्ट मॉडर्न टर्न जो बुक है ये किसने लिखी, तो आप बताएंगे किसने लिखी? हियाब हसन ने लिखी। आपसे पूछा जाए टुवर्ड्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसका है, तो आप बताएंगे ये भी कौन है? हियाब हसन है। हियाब हसन जो हैं ये कौन से एज से रिलेटेड हैं, तब आप बताएंगे ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड हैं। क्लियर हो गई बात भाई? आगे चलते हैं, उसमें एक ऑप्शन और है, डोना हॉर्वे, ये एक और है। इट्स अ यूएस थियरिस्ट, ये भी एक थ्योरिस्ट है यूएस के। फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट कौन होते हैं? जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता हो उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। साइबॉर्ग, साइबर्ग का मतलब क्या होता है? स्कॉलर है, ये एक अलग प्रकार की स्कॉलर है, और ये कहती है कि इंसान जो है उसमें इस प्रकार की ताकत को बढ़ाया जाए, किसकी वजह से? उसमें कंप्यूटर पार्ट्स डालकर। तो इस प्रकार की बात करने वाली जो है वो साइबर्ग स्कॉलर है, हु इज कंसीडर्ड अ क्रिएटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोस्ट मॉडर्न टेंडेंसी। ये पोस्ट मॉडर्न टेंडेंसी की क्रिएटिविटी जो है उसमें इसका बड़ा हिस्सा है। तो ये चीजें क्लियर हो गई भाई? क्या क्या पढ़ा हमने इस क्वेश्चन में देखिएगा। अब हम वापस चलते हैं, क्वेश्चन हमारा एक था और उस क्वेश्चन को हमने, ये क्वेश्चन था देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने हियाब हसन को पढ़ा, आर्नोल्ड टोयनबी को पढ़ा, डोना हार्वे को पढ़ा, डीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड को पढ़ा, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर भी हमने चर्चा की। और पोस्ट मॉडर्निज्म एज कहां से शुरू हुआ,
किस प्रकार की उसमें विचारधारा है उसको भी पढ़ा। देखिएगा अब जो दूसरा क्वेश्चन आने वाला है वो और भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में। जब आपको पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ना है तो उसमें आपको तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण। पहली ये कि वो कब से शुरू है, दूसरा ये कि उसकी टेक्निक्स और थीम्स क्या है। इसमें टेक्निक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे नए नए नाम हैं, उन नए नए नामों को आपको पता होना चाहिए। उनमें से कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और तीसरे, इस एज के लिटरेरी थियरिस्ट कौन हैं जिन्होंने लिटरेरी थियरी दी, और बाकी राइटर्स कौन हैं। ये तीन चीजें आप लोगों को इसमें जानना है। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा हुआ है। The Oxford English Dictionary describes the word perplexity and difficulty. इंग्लिश डिक्शनरी में एक शब्द है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, डिफिकल्टी का मतलब होता है मुश्किल। जैक्स दरीदा, इस आदमी का नाम आप लोगों को बहुत याद रखना है। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो थी वो इस आदमी ने दी थी, हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। जैक्स दरीदा का पोस्ट मॉडर्न एज में क्या योगदान है, इस चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। उस आदमी ने कहा कि टेक्स्ट मोस्ट डाउटफुल और कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट। उसने इसी परप्लेक्सिटी को, जो डिक्शनरी में परप्लेक्सिटी है, कंफ्यूजन है, उसी को जैकस दरीदा ने कहा कि टेक्स्ट मोस्ट डाउटफुल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट। टेक्स्ट का सबसे डाउटफुल और विरोधाभासी जो मूवमेंट है वो इसने कहा। और इसी शब्द को द वर्ड इन पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म इज, और इसी शब्द को पोस्ट मॉडर्न के क्रिटिसिज्म में क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन तो मुश्किल होना ही है। जब आपसे क्रिटिसिज्म पूछे जा रहा है, जब आपसे लिटरेरी थियरी पूछी जा रही है, तो निश्चित रूप से ये पोर्शन आपके लिए मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल पोर्शन को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आप लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा ये एक वर्ड है और ये चार ऑप्शन इसमें हैं। और पहला जो वर्ड है पेस्टिस, PASTICH, पेस्टिस शब्द है। दूसरा है हाइपर टेक्सुअलिटी, तीसरा है सिमुलेरन, और चौथा है अपोरिया। सिमुलेक्रम, अपोरिया, हाइपर टेक्सुअलिटी और पेस्टिस, ये चार शब्द हैं। चारों के चारों शब्द निश्चित रूप से आप लोगों के लिए नए हैं। लेकिन ये क्या है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की टेक्निक्स हैं। क्या है ये? पोस्ट मॉडर्निज्म की टेक्निक्स हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, पेस्टिस, हाइपर टेक्सुअलिटी, सिमुलेक्रम एंड अपोरिया इज रिलेटेड टू, ये चारों किससे संबंधित हैं। और नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाए रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू क्लासिसिज्म, तब आप लिखेंगे कि इन सब का जो संबंध है वो किससे है, वो पोस्ट मॉडर्निज्म से है। तो एक क्वेश्चन बन गया। ये आपको ध्यान रखना, आगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इसमें हमें पूछा गया है कि वास्तव में इनमें से वो शब्द कौन सा है जो क्या बताता है, डाउटफुल और कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट को स्पष्ट करता है। वो कौन सा है? वो है अपोरिया। वो कौन सा है? अपोरिया। ठीक है, अब इतने से तो काम नहीं चलेगा। इस बार अपोरिया पूछा है, अगली बार पेस्टिस पूछ लेगा तब क्या करेंगे, अगली बार हाइपर टेक्सुअलिटी पूछ लेगा तब क्या करेंगे, अगली बार सिमुलेक्रम पूछ लेगा तब क्या करेंगे। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि इन सबको भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा दिया जाए, ताकि कोई क्वेश्चन इनमें से आए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चलते हैं भाई, देखो इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये सारी की सारी जो हैं ये टेक्निक है। अभी क्वेश्चन में 4 टेक्निक का जिक्र किया था, इसमें हमने 8, 10, 12 जितनी भी हैं इंपोर्टेंट, उन सब को ले लिया है। उन सब का संबंध किससे है? पोस्ट मॉडर्निज्म से। पहले किसका? आयरनी। आपको कहीं भी देखे आयरनी का संबंध है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस का मतलब यह है कि वहां शब्दों के साथ इस प्रकार से खेला जाता है कि वो सबसे ज्यादा अस्पष्ट हो जाए। मतलब अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी जो है वो पोस्ट मॉडर्न एज की विशेषता है। इसलिए टेक्स्ट को स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? प्लेफुलनेस होता है। ब्लैक ह्यूमर, आपसे पूछा जाए कि ब्लैक ह्यूमर का संबंध किससे है,
तो आप कहेंगे ब्लैक ह्यूमर इज रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद में इंटरटेक्सुअलिटी, इंटरटेक्सुअलिटी और हाइपरटेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि एक ही टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट को शामिल किया जाए, अलग अलग प्रकार के रेफरेंसेस वगैरह को शामिल किया जाए। मोटी मोटी बात यही है, आपके लिए जानना इतना ही काफी है। पेस्टिस ये हमने देख लिया क्या है, मेटाफिक्शन, हाइपोग्राफिक मेटाफिक्शन, जहां कहीं भी आपको मेटाफिक्शन का मतलब समझ आ जाए, दिख जाए कहीं भी मेटाफिक्शन, तो वो क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। स्टीरियोग्राफी के मेटाफिक्शन, फेबुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीजों को छोटे छोटे पीसेस में करना, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। पॉइमिना ये है इनकंक्लूसिवनेस। देखो इसको देखना क्या है, इसको समझना, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में इसको पूछा हुआ है। इनकंक्लूसिवनेस का मतलब होता है किसी भी चीज का एक बहुत सटीक कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इसका कंक्लूजन निकलता है, नहीं, मल्टीपल कंक्लूजन हो सकते हैं। यानी अस्पष्टता है, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूटी है, वो किसकी विशेषता है, वो पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। कंक्लूसिवनेस का मतलब कंक्लूजन हो किसी चीज का, कंक्लूजन का मतलब आपने ये पढ़ा और इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ये सारांश निकलता है, ये इसका सार निकलता है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। टेम्पोरल डिस्टोर्शन, चीजों को डिस्टॉर्ट करके देखा जाता है। मैजिक रियलिज्म, पैरानोइया, सिमुलेक्रम आर सम ऑफ द थीम्स एंड टेक्निक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की टेक्निक्स हैं जिनका आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। इनमें से किसी एक, दो, तीन टेक्निक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। आगे देखते हैं। Postmodernism in literature is a literary movement that explores the human psyche। अब ये थीम क्यों है इसकी, ये टेक्निक्स क्यों है इसके, वो समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो लिटरेचर है वो क्या कोशिश करता है, एक्सप्लोर्स द ह्यूमन साइकी, वो आदमी के दिमाग को पढ़ने की, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। उसकी जो एक्शंस होती हैं वो कैसी हैं, साइकोलॉजिकल्स हैं, ह्यूमन साइकी पे वो जिक्र करता है। यानी आदमी की वहां जो घटनाएं घटती हैं वो बाहर नहीं घटती हैं, वो उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जो आदमी के दिमाग में चल रही होती हैं। और उस समय आदमी के दिमाग में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, उस समय आदमी का दिमाग कैसा हो सकता है, वो उस समय डरा हुआ था, अनिश्चित था। तो वो चीजें आप लोगों को यहां मिलेंगी। साइकी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, उस समय आदमी को क्या नजर आया कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सारी चीजें कैसी हैं, मीनिंगलेस हैं। देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ, जिंदगी में किसी प्रकार का कोई मीनिंग नहीं है, सब चीजें क्या है, मीनिंगलेस हैं। ये चीजें आपको वहां मिलेंगी इन द आफ्टर माथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज नॉन फॉर इनकंक्लूसिव नेचर। पोस्ट मॉडर्न एज है वो किसके लिए जाना जाता है, इनकंक्लूसिव नेचर के लिए जाना जाता है। पोस्ट इनकंक्लूसिव नेचर मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज का कोई निर्णय नहीं है यहां। पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऑल्सो नॉन फॉर क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ एन अब्सोल्यूट ट्रूथ। अब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब होता है कि ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मल्टीपल ट्रूथ हो सकते हैं। एंड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट ट्रूथ एग्जिस्ट इन मल्टीपल वर्जन्स, और वो कहते हैं सच्चाई जो है, ट्रूथ एग्जिस्ट इन व्हाट, मल्टीपल वर्जन्स। कोई एक सच्चाई नहीं है, कोई एक कंक्लूजन नहीं है, कोई एक निर्णय नहीं है, अनिश्चितता की स्थिति है। इसलिए ये पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषताएं हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि ये जो लिखा जा रहा था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद की बातें हैं। क्लियर हो गई बात भाई? तो इसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इनकंक्लूसिवनेस जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषता है, और वो क्यों है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो,
फ्रेगमेंटेशन, दूसरी इसकी विशेषता क्या है? फ्रेगमेंटेशन है इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग नैरेटिव्स। कैसी है? मेटा नैरेटिव्स नहीं है इसमें, कैसी हैं? ब्रेकिंग नैरेटिव्स हैं इनटू इरेगुलर पीसेस। चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, चीजों को अलग अलग ढंग से सोचना, अलग अलग ढंग से उन चीजों को तोड़ तोड़ के देखना। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स यूज फ्रेगमेंटेशन टू चैलेंज सिंगुलर ट्रूथ। वो फ्रेगमेंटेशन क्यों यूज करते हैं? फ्रेगमेंटेशन तो यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं? टू चैलेंज यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर सिंगुलर ट्रूथ। वो कहते हैं कि एक कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती, किसी चीज का कोई एक निर्णय हो ही नहीं सकता, कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो ही नहीं सकती। अलग अलग चीजों के अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। आप किसी चीज को अलग ढंग से देख सकते हैं, मैं किसी चीज को अलग ढंग से देख सकता हूं, और दूसरा आदमी उसका अलग मतलब निकाल सकता है। के बाद देखिएगा एम्ब्रेस मल्टीप्लिसिटी, उसमें एक से ज्यादा चीजें हैं। इंटरटेक्सुअलिटी एंड द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नरेटिव स्ट्रक्चर। डिकंस्ट्रक्शन, चीजों को तोड़ा गया है। जो ट्रेडिशनल नरेटिव स्ट्रक्चर थी, जो पुरानी मेटा नरेटिव चल रही थी, उनको चीजों को तोड़ा गया है। रिफ्लेक्ट द अनसर्टेन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और ये सब चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? अनसर्टेन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का उस समय अनिश्चित हालात को बताती हैं। इसलिए ये सारी चीजें हैं। क्लियर हो गई बात भाई? अभी और बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। अपोरिया, अभी पूछा था कि अपोरिया क्या है, ऊपर जो पूछा था क्वेश्चन वो अपोरिया का ही पूछा था। अपोरिया इज रेटोरिकल डिवाइस इन विच, ये एक रेटोरिकल डिवाइस है जिसमें स्पीकर एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और डाउट। वो क्या बताता है? अनसर्टेनिटी और डाउट बताता है। ऊपर यही पूछा था, क्या पूछा था? परप्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, डाउट। उस वर्ड को बताने के लिए जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो शब्द है वो कौन सा है? अपोरिया शब्द है। वो कौन सा बेटा? वो अपोरिया। क्लियर हो गई बात भाई? चलो। ऑफन प्रिटेंडेड अनसर्टेनिटी और डाउट अबाउट समथिंग, यूजुअली अ वे ऑफ प्रूविंग अ पॉइंट। किसी वे ऑफ प्रूविंग अ पॉइंट, किसी पॉइंट को आप प्रूव कर रहे हैं, उसके बारे में अनसर्टेनिटी और डाउट जो है, क्या है? अपोरिया। समझ में आ गई बात भी? क्लियर है? देखो इसमें चैलेंज ये है कि चीजें आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए और लगभग सभी चीजें आ भी जानी चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो चीजें हैं वो इस क्लास में सारी आ भी जानी चाहिए, और आनी भी इस तरह से चाहिए कि आपको समझ भी आ जाए। जबकि आपने न कभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का नाम सुना है, न कभी आपने लिटरेरी थियरी का नाम सुना है, न कभी किसी पोस्ट मॉडर्निस्ट का आपने नाम सुना है, फिर भी आपको समझ भी आना चाहिए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलना चाहिए। ये चैलेंज है आज से, और हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। ठीक है? अभी कितने सफल होंगे इस चैलेंज में आज हम, वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आज की क्लास आप लोगों को इतनी सारी चुनौतियों के बाद कैसी लगी। ये तो आप बताएंगे, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब उसमें देखो एक वर्ड आया था जैक्स दरिदा का, ने कहा था ना जैक्स दरिदा। तो जैक्स दरिदा बाद कौन था? द फाउंडर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थियोरी। एक थियोरी है जिसका नाम है डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। तो आपसे पूछा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, तो वो कौन थे? जैक्स दरिदा था। डिकंस्ट्रक्शन क्या है? अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग नॉट ओनली बोथ लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। न केवल लिटरेरी और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को देखा जाए, बल्कि उस समय की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी देखा जाए, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाए। इस प्रकार की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? जैक्स दरिदा ने दी थी। और उस थ्योरी का नाम था डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। मतलब क्वेश्चन में एक शब्द भी कहीं से आया है तो हमने उस शब्द को भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जेमसन, पैरोडी हैज इन द पोस्ट मॉडर्न एज बीन रिप्लेस बाय पेस्टिस। एक शब्द आया था, आपने देखा होगा, पेस्टिस शब्द था पहला ही ऑप्शन। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो था वो पेस्टिस था। और पेस्टिस का मतलब क्या होता है? जब आप लोगों को उसने अपोरिया के बारे में पूछ लिया, किसके बारे में पूछ सकता है? पेस्टिस के बारे में भी पूछ लेगा, उसको क्या दिक्कत है? तो पेस्टिस है क्या? पेस्टिस है पैरोडी, और पैरोडी का मतलब होता है नकल। ठीक है?
पेस्टिस इज लाइक पैरोडी, पैरोडी की जैसे होती है द इमिटेशन, ये इमिटेशन है, नकल है, ऑफ पिक्यूलियर एंड यूनिक आइडियोसिंक्रेटिक स्टाइल, किसी स्टाइल की ये कॉपी है। द वियरिंग ऑफ लिंग्विस्टिक मार्क्स स्पीच इज स्पीच इन ए डेड लैंग्वेज। ठीक है, इसको समझिएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि लिंग्विस्टिक्स मार्क्स को लेके किसी की पैरोडी की जाती है। आप लोगों के लिए इतना याद रखना है कि पेस्टिस जो है वो पैरोडी है, पेस्टिस जो है वो इमिटेशन है। ये आपको याद रखना है, इतना याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कहीं भी पेस्टिस दिख जाए तो आप पैरोडी देख लेंगे या फिर इमिटेशन देख लेंगे। आगे देखते हैं, हाइपर टेक्सुअलिटी क्या है। हाइपर टेक्सुअलिटी भी उसमें है एक शब्द। हाइपरटेक्सुअलिटी इज पोस्ट मॉडर्न थियरी ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिटरेरी वर्क्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। इंटरकनेक्टेडनेस, चीजों को आपस में जोड़ा जाए, ठीक है, और वो भी स्पष्ट तरीके से नहीं जोड़ा जाए, एक लीनियर तरीके से नहीं जोड़ा जाए। कैसा जोड़ा जाए? स्पष्ट तरीके से चीजों को जोड़ा जाए, वो क्या है? हाइपरटेक्सुअलिटी है। के बाद में सिमुलेक्रा are copies that depict things that either had no original or that no longer have original। ये भी एक प्रकार की कॉपी है। क्या है? जो इस प्रकार की चीजों को डिपिक्ट करते हैं जिसका ओरिजिनल है ही नहीं। सिमुलेक्रा क्या है? इस प्रकार की कॉपी करना चीजों का जिनका ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, केवल सोच समझ के करना, और दैट नो लॉन्गर हैव एन ओरिजिनल, या फिर अब उनका ओरिजिनल नहीं, या तो उनका कभी ओरिजिनल रहा ही नहीं, उन चीजों की कॉपी करना, या फिर जिनका अब नहीं है उनकी कॉपी करना क्या है? सिमुलेक्रा है। और इस प्रकार की चीजें जब करेंगे तो वो चीजें बहुत क्या हो जाएंगी? अस्पष्ट हो जाएंगी। जब इस प्रकार की आप करेंगे जिनकी ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, आप उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीजें कैसी रहेंगी? अस्पष्ट रहेंगी। और अस्पष्टता पैदा करना ही पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एम है। ठीक है भाई, आगे देखिए, सिमुलेशन इमिटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम। सिमुलेशन भी इसी से रिलेटेड है, ये भी इमिटेशन है। ये किसका है? ऑपरेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड प्रोसेस। अभी रियल वर्ल्ड में जो प्रोसेस चल रही है उसकी इमिटेशन है, तो ये भी सिमुलेशन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्या करने की कोशिश की है? इस क्वेश्चन में हमने जो पोस्ट मॉडर्निज्म की टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को समझने की कोशिश की कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ऊपर मैंने आपको 8-10 टेक्निक्स का नाम बताया, आप उनको देख लेंगे। अब देखो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन एंड इनकंक्लूसिवनेस आर मार्क ऑफ। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने फ्रेगमेंटेशन को भी पढ़ लिया और किसको? इंक्लूसिवनेस को भी पढ़ लिया। ये किससे रिलेटेड है? ये पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्लूजनेस, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, वो तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में पूछा था, और ये किस में पूछा है? ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा है। इनकंक्लूसिवनेस जो है इसका संबंध किससे है? ये हमने चर्चा कर ली है। इंक्लूसिवनेस क्या है? ये हमने कंक्लूजन का उल्टा है, इन कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है चीजों का सार निकाला जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है। और इन कंक्लूजन का मतलब है कोई सार नहीं है, कोई एक सच्चाई नहीं है, सच्चाई के मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं। इस बात की चर्चा हमने ठीक ढंग से कर ली। तो इसका संबंध किससे है भाई? पोस्ट मॉडर्न से इसका संबंध है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस देखिएगा, आगे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी तक हमने देखा कि पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द कहां से आया, वो किसने इजाद किया, वो क्रिटिकल लेक्सिकॉन में कौन लेके आया, पोस्ट मॉडर्न एज कब से शुरू हुआ, में किस प्रकार की अनिश्चितता है, फिर उसकी टेक्निक्स क्या है, और अब पढ़ेंगे उनके राइटर्स। पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर्स पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार आप, एंजेला कार्टर, सारे नए नाम है, सारे के सारे नए नाम है आप लोगों के लिए। पहला नाम जो है वो है एंजेला कार्टर। इससे संबंधित है ये देखेंगे। एंजेला कार्टर का नाम आप तो याद कर लो चीजों को दो दो बार बोल के। मार्गरेट ड्रेबल ये दूसरा नाम है, और ए एस ब्याथ ये तीसरा नाम है।
आर फिक्शन राइटर्स, ये नॉवलिस्ट हैं। कौन है भाई ये? नॉवलिस्ट हैं ऑफ द पीरियड। कौन से पीरियड के नॉवलिस्ट? आपसे पूछा, 3 नाम दिए हुए हैं। तो आज आप जान गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर तो क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है। लेकिन आप लोगों को पोस्ट मॉडर्निस्ट याद नहीं रखना है, आपको इनके नाम याद रखना है। एंजिला कार्टर, हो सकता है कि अब की बार एग्जाम में अकेला एंजिला कार्टर पूछ ले, मार्गरेट ड्रेबल पूछ लें, एएस बयात पूछ लें, तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछें तो आप बिल्कुल क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। अब अपन इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने किस प्रकार के नॉवेल्स लिखे हैं। चलो शुरू करते हैं चीजों को। एंजिला कार्टर, मार्गरेट ड्रेबल, एएस बयात आर फिक्शन राइटर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सम अदर राइटर्स, भाई जरूरी थोड़ा ना कि ये 3 ही पूछे, अगर और पूछ लिए तो और भी पूछ सकते हैं आपसे। तो हमने इनके अलावा जो थे वो भी आप लोगों को देने की, आप उसको भी ठीक से तैयार कर लेगा। टॉम्स बर्गर, ये नाम है इनका। रिचार्ड रोटिगन, नाम भी इनके ऐसे ही हैं। डॉन डी लिलो, विलियम ग्रेडिस, व्लादिमीर नोबोकोव एंड टॉम्स पिएकॉन, पीटर ऑक्योर्ड, यस एंजेला कार्टर अभी लिखा है, स्मलान रस्दी और एम्बर्टो इको, ये और फिक्शन राइटर हैं पोस्ट मॉडर्न एज के। अब आप कहेंगे सर जी क्लास में तो इतना याद नहीं होगा, आपने बता दिया ठीक है। तो हमने इसके लिए एक और आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दूंगा, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और ये सारी बातें हमारी जो बुक है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेकेंड ग्रेड लिटरेचर की जो बुक है उसमें ये सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं। उसमें इसी प्रकार से हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो यदि जिनके पास वो बुक है तो बुक से ठीक से तैयार कर लें, और यदि तक अभी तक किसी ने नहीं भी ली है तो बुक तो आपके पास होनी भी चाहिए। वैसे मैं इस क्लास की तो कम से कम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है कि एक बार आपको नाम सुनने से ये नाम याद नहीं होने वाले हैं, इनको तो 4-5 बार ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के पास उसकी नहीं चाहिए, वो मैं आपको डाल दूंगा। ये सारे के सारे क्या हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन है, फिक्शन राइटर हैं। तो इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे हमने बाकी सभी एजेस के नाम याद रखे हैं इसके भी याद रखने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं। एंजिला कार्टर कौन है? एंजिला कार्टर एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोइट है, जर्नलिस्ट है, और इसका विशेष बात जो है वो है मैजिकल रियलिज्म के लिए जानी जाती है। के लिए जानी जाती है। अब आपसे पूछेंगे साहब मैजिकल रियलिज्म भी एक टेक्निक है किसकी, पोस्ट मॉडर्न एज की। वर्ड को याद रखेंगे, मैजिकल रियलिज्म एंड पिक्रेस्क्यू वर्क। पिक्रेस्क्यू वर्क वे होते हैं जिनका हीरो जो होता है वो डिसऑनेस्ट। अक्सर वर्क्स वो होते हैं जिसमें हीरो जो होता है वो ऑनेस्ट होता है, जैसे गाइड है। गाइड एक पिक्रेस्क्यू नॉवल है, यानी उसका जो हीरो है राजू वो भी ठीक नहीं है, डिसऑनेस्ट आदमी है, रॉग है, दुष्ट प्राणी है। In 1984, her short story The Company of Walls, एंजिला कार्टर की एक शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है द कंपनी ऑफ वॉल्स। क्या नाम है उसका, सुनेंगे इसको ध्यान से। कंपनी ऑफ वॉल्स है, वॉज अडेप्टेड इनटू ए फिल्म ऑफ द सेम नेम, एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है। और टाइम्स मैगजीन जो है उसमें एंजिला कार्टर को 10वां स्थान आया हुआ है, ठीक है। टॉप पे 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में थे, उनमें इसका 10वां स्थान आया हुआ है, इसलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इसको एग्जाम में पूछ लिया एंजेला कार्टर को। आगे चलते हैं। दूसरा कौन है, डेम मार्गरेट ड्रेबल था। ये एक इंग्लिश बायोग्राफर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं, इनके जो काम हैं, इनकी जो पुस्तक है वो है समर ब्रीज केज, द गैरिक ईयर, द मिलस्टोन, यरूशलेम द गोल्डन और द नीडल्स आई, ये इनकी है।
ठीक है भाई, ये किसकी हैं? अभी जो हम पढ़ रहे हैं किसके? ड्रेबल की। डैम ड्रेबल, मार्गेट ड्रेबल भी कहते हैं, कि इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप लोगों को तैयार करने चाहिए, देख के आप लोगों को इसको जरूर जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन था एएस ब्यात, इज एन इंग्लिश क्रिटिक, नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, स्टोरी राइटर हैं। हर बुक्स हैव बीन वाइडली ट्रांसलेटेड, की बुक्स को खूब सारा ट्रांसलेट किया हुआ है टू मोर देन 30 लैंग्वेजेस। और उनकी जो वर्क्स हैं वो हैं द वाजिन इन द गार्डन, ये उनका वर्क है। स्टिल लाइफ, ये उनका स्टिल लाइफ पैशंस, रोमांस इनका। मॉर्फो, यस यूजेनिया, द डिजीन इन द नाइटिंगेल्स आई, टेबल टावर, द बायोग्राफर्स टेल, विस्लिंग वुमेन एंड द चिल्ड्रंस बुक, ये इनका वर्क है। तो आपको यदि इनके सारे वर्क्स याद नहीं रहे तो कम से कम ये तो याद रहे, एएस बैट जो है ये कौन से एज का था, ये फिक्शन राइटर है। और इस एज के बाकी जो फिक्शन राइटर्स हैं इन तीन के अलावा जो मैंने आप लोगों को यहां लिखवाए हैं, ये आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए। जब ये याद हो जाएं और आपके पास समय रहे तब आप उनको भी देख के जाइएगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। ये देखो फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच राइटर अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू एसेंशियल पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी, यानी इनमें पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी को कंट्रीब्यूट करने वाला कौन नहीं है? ठीक है, मिशेल फुको है नाम इसका, FOUCAULT, इसको फुको है, मिशेल फुको। यहाँ बसन देखो आ गया ना, पहले ऑप्शन में हमने देखा था यहाँ बसन का, वो यहाँ आ गया। जैक्स दरीदा को हमने देखा था, वो यहाँ आ गया। का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। और मिशेल फुको का नाम भी इसी में है। टीएस इलियट जो है वो पोस्ट मॉडर्न राइटर नहीं है। कैसे राइटर हैं? मॉडर्न राइटर। कैसे राइटर हैं अभी? टीएस इलियट जो है, टॉमस स्टीन इलियट, ये मॉडर्न राइटर हैं, पोस्ट मॉडर्न राइटर नहीं है। मिशेल फुको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आदमी को हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं, चलो देखते हैं कि एक चीज को देखिए। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट मॉडर्न पेनियर्स वाट, अब ये जो तीन बताए हैं ना, इन तीन के अलावा और भी हैं, वो भी हमें जानना चाहिए। हो सकता है कि उनसे क्वेश्चन आ जाए इस बार। ये देखा, जीन बॉड्रिलॉट, ये एक आदमी है। ये लियोटार्ड, इसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया था आज हमने इसका जिक्र। जैक्स दरीदा, मिशेल फुको, हियाब हसन और फ्रेडरिक जेम्सन, ये कुछ राइटर्स हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म आइडियोलॉजी जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाले थे। तो ये सब हैं। अब देखिएगा, मिशेल फुको वॉज ए फ्रेंच हिस्टोरियन। मिशेल फुको जो है इसको इंपोर्टेंट मान के चलिएगा आप। हियाब हसन भी इंपोर्टेंट है, जैक्स दरीदा भी इंपोर्टेंट है। was French historian and philosopher associated with structuralist and post-structuralist movement। मिशेल फूको का जो संबंध है वो किससे है? स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताऊं। इसकी दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो किताबें पूछी हुई हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ रीजन, ये आगे पूछा हुआ भी एग्जाम में कुछ, ये बुक किसकी है। तो एक तो ये बुक याद रखेंगे, और दूसरा हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन द क्लासिकल एज, ये इनकी तो मिशेल फुको की ये दो किताबें आप लोगों को याद रखनी है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हुआ है, बार भी पूछा जा सकता है, तो आप पे ये आप पे ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मिशेल फुको के बाद में और किस किस को हमें तैयार करना है ठीक ढंग से? हियाब हसन, जिसको मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हियाब हसन, ये पहले भी हम देख चुके हैं इसको, तो इसलिए इस पे दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। हियाब हसन को हम देख चुके हैं, अमेरिकन लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं। और इनका जो है वर्क टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, और दूसरा है इसी का पार्ट है पोस्ट मॉडर्न टर्न। ठीक है, जैक्स दरीदा को भी हमने देखा था कि इनकी जो थियरी है वो कौन सी है? फिलोसॉफी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन है। कौन सी थ्योरी है अभी इनकी?
रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जो है वो किसने की थी? जैक्स दरिडा ने की थी। ही पब्लिश 3 मोमेंटस टेक्स्ट, उसके शानदार 3 टेक्स्ट हैं, उनका याद रख लेंगे। पहला है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, दूसरा है राइटिंग एंड डिफरेंस, और तीसरा है स्पीच एंड फिनोमिना। ये 3 चीजें जो हैं ये इनकी आप याद रख लेंगे, जैक्स दरिडा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 7वां क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिक पीरियड? कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिक पीरियड से नहीं है। देखो ध्यान से देखिएगा आप क्या पूछ रहा है ये। एक क्वेश्चन में लिटरेरी थेरिस्ट पूछ लिया जिन्होंने लिटरेरी थ्योरी दी, एक में नॉवलिस्ट पूछ, एक क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फिक्शन राइटर पूछे थे थोड़ी देर पहले हमें, मार्गेट वो हम पढ़ रहे थे उनका। और इस बार क्या पूछ लिया, ड्रामेटिक पीरियड, कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिक पीरियड से नहीं, ड्रामेटिस्ट पूछ इस बार। इसलिए आपको ड्रामेटिस्ट भी तैयार करके जाने हैं, आपको फिक्शन राइटर भी तैयार करके जाने हैं, और आपको क्या तैयार करके जाना है, लिटरेरी थियरिस्ट जो हैं वो भी तैयार करके जाने हैं। और वो सारी चीजें आज की क्लास में हमने करवा दिया है। मुझे पता है कि आपको इस क्लास के बाद इधर उधर से कहीं से भी, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो किसी के नोट्स हो, कहीं से भी आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही सटीक तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया है। ये सारे के सारे हैं टॉम्स स्टोपार्ड, ये पॉस, ऑस्कर वाइल्ड जो है ये मॉडर्न एज के, ऑस्कर वाइल्ड जो है ये मॉडर्न एज के हैं। और हारोल्ड पिंटर, फर्स्ट ग्रेड में हारोल्ड पिंटर चलता भी है, इनका एक प्ले है द बर्थडे पार्टी, वो चलता भी, फर्स्ट ग्रेड वाले तो जानते होंगे। और सैमुअल बकेट, ये टॉम स्टोपार्ड, हारोल्ड पिंटर, सैमुअल बकेट, ये जो हैं ये कौन से एज के हैं, पोस्ट मॉडर्न एज। फिर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपसे सीधा पूछ ले इस बार कि हारोल्ड पिंटर एंड सैमुअल बकेट ये कौन से एज के हैं, ये कौन से एज के हैं, पोस्ट मॉडर्न एज के हैं। इसलिए एक एक ऑप्शन पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। चलो भाई इसका आंसर होगा इसका ऑस्कर वाइल्ड, लेकिन हम ऐसे आंसर थोड़ा ना करेंगे, हम तो एक एक चीज को समझेंगे, डिटेल से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। टॉम स्टेपर्ट, चेक ब्रिटिश है, ये इसको चेक बोलते हैं, CZECH, ये चेक है, चेकोस्लोवाकिया जो है उसी प्रकार से लिखा जाता है। ही इज रिनॉट फॉर हिज अब्सर्डिस्ट प्लेज, इस प्रकार के प्लेज लिखे हैं इसने, अब्सर्ड प्लेज लिखे हैं। हारोल्ड पिंटर भी अपने अब्सर्ड प्लेज के लिए जाना जाता है। नॉन फॉर शेक्सपियर इन लव, ये एक बार नेट में कहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन, शेक्सपियर इन लव किसने लिखा था, तो हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ लें। और ब्राजील, ये किसने लिखे थे, टॉम स्टोफोर्ड ने लिखे थे। ये तो आप जरूर याद करके जाएं, शेक्सपियर इन लव। फिर दूसरा आदमी कौन था, हारोल्ड पिंटर, ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट था। नॉन फॉर बर्थडे पार्टी, जिसका जिक्र अभी हमने किया, कि इनका एक वक्त था जिसका नाम क्या था, बर्थडे पार्टी। यस, द होम कमिंग, बिट्रॉयल, एज ऑफ वेट अडॉप्टेड फॉर द स्क्रीन, इन सब पे स्क्रीन यानी फिल्म बनी हुई है, तो ये भी आप पे तैयार करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात ये। चलो आगे चलते हैं। सैमुअल बकेट, ये आयरिश बॉर्न है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर हैं। ये मोमेंट भी आपके सिलेबस में है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट मोमेंट आपने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को करवाया भी है। तो ये सैमुअल बकेट का संबंध किससे है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से है। उसने नॉवेल्स लिखे हैं, प्लेज लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं। और बकेट मोस्ट फेमस प्ले इज वेटिंग फॉर गॉडो, ये इनका बहुत फेमस प्ले, कौन सा, वेटिंग फॉर गॉडो, ये इनका बहुत ही फेमस प्ले है, विच इज मास्टरपीस ऑफ 20th ड्रामा। ये 20th सेंचुरी ड्रामा का मास्टरपीस है। आप लोगों को ये चीजें याद रखने की आवश्यकता है। क्या पढ़ा भाई हमने अभी, सैमुअल बकेट को पढ़ा, क्या है वो, ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, लेकिन उनका एक प्ले जो है, कौन सा प्ले, वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो बहुत फेमस है। आपसे सीधा सीधा भी पूछ, वेटिंग फॉर गॉडो क्या है, तो आप ये तैयार करेंगे। और हमने कहा था ऑस्कर वाइल्ड जो है वो मॉडर्न एज के हैं, तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लिटरेरी रेपुटेशन रेस्ट लार्जली ऑन हिज नॉवल, उनका नॉवल जो है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये नॉवल है। और उनका एक बहुत शानदार प्ले भी है जिसमें कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, लेडी विंडरमियर्स फन, और ये जो है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसको याद कर लेना, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये, और एक उनका ये द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये ऑस्कर वाइल्ड, ये तो उनका नॉवेल है और ये उनका
प्ले है, उनका नॉवेल और ये उनका प्ले, हर चीज बने स्पष्ट तरीके से है, इसलिए आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन द क्लासिकल एज। थोड़ी देर पहले ही हमने, जब मिशेल फुको का जिक्र कर रहे थे, तब मैंने उनकी दो किताबें आप लोगों को बताई। मिशेल फुको के दो किताबें बताई थी, और उनमें से एक थी हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन क्लासिकल एज। ये किसकी है? मिशेल फुको। ठीक है, लेकिन देखो इसमें भी जैक्स दरिदा आया हुआ है, तो दरिदा के बारे में आपने पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्शन है, ये जो तीन टेक्स्ट हैं का नाम भी आपने पढ़ लिया, इन दो का जिक्र भी हम और कर लेते हैं। मिशेल फुको का दोबारा जिक्र नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके जो बुक है वो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये है, और हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन क्लासिकल एज, ये दो बुक है। इस बार ये पूछी है, हो सकता है इस बार ये पूछ ले, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये भी थोड़ा सा तैयार अपन इसके लिए रहेंगे। रोनाल्ड ब्रेथेस वाज अ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल, कल्चरल आइकॉन है। उनके वर्क्स को भी उनके जो फेमस ऐसे हैं, द डेथ ऑफ द ऑथर, ये ध्यान रख लेना। एक तो इसका नाम याद रख लेना कि भाई कौन से एज से है, पोस्ट मॉडर्न एज से है, कि मुझे लगता है कि आपसे सीधा सीधा राइटर भी पूछ ले कि ये राइटर कौन से एज का है, सीधा सीधा पूछ ले मानो, और इस राइटर का नाम आ जाए, तो आप लोग के रोनाल्ड बार्थ, इसका अगर नाम आ जाता है तो आप जरूर याद रखेंगे। हो सकता है कि इनका वर्क भी पूछ लें, तो क्या है? द डेथ ऑफ द ऑथर। क्या है बेटा? द डेथ ऑफ द ऑथर। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से बोल लीजिएगा, द डेथ ऑफ द ऑथर। एक बार राइटर का नाम बोल लीजिएगा, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं, पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ सेमिनल वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न इथस। इट इज रिटन बाय, ये किताबों के नाम पूछे हुए हैं, इसलिए हमने किताबों के नाम आप लोगों को बताए हैं। ये किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लिंडा हेसियन, ये इनका लिखा हुआ है। देखिएगा, जीन बॉडलियार्ड का हमने नाम देख लिया है, जीन फ्रैंकियोस लोयार्ड का नाम देख लिया है, रिचर्ड रोटरी, इन सबको हम देख चुके हैं कि कौन से एज के हैं, ये पोस्ट मॉडर्न एज के हैं। और इनका नाम भी हम अब देख रहे हैं, लिंडा हेचियन। इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इसने पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म भी लिखी है। इसी लेडी ने एक बुक और लिखी है, पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म भी इसी लेडी ने लिखी है। तो हो सकता है इस बार आपको पॉलिटिक्स पूछा है, अगली बार क्या पूछ लें, पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म भी पूछते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। कैनेडियन लिटरेरी थेरिस्ट है, ठीक है, लिंडा हेसियन कॉइन्ड द टर्म स्टीरियोग्राफिक मेटाफिकेशन, मेटाफिक्शन। ये जो लेडी है, इसका एक कंट्रीब्यूशन और भी है, और वो क्या है? इस लेडी ने स्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन का शब्द कोइन किया है। ये कोइन इसी का किया हुआ है। तो आपसे अगर पूछें, देखो हमने जब उसकी टेक्निक्स पढ़ रहे थे, तभी हमने इस शब्द को पढ़ा था कि ये जो टेक्निक है, कैसी है? पोस्ट मॉडर्निज्म की टेक्निक्स है। और हर मेजर वर्क्स इंक्लूड पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न, दोनों है इसकी, पॉलिटिक्स भी है और पॉलिटिक्स भी है। ये थाई हमने देख लिया है, ये और देख लेंगे। Jean Baudrillard has been referred as the high priest of postmodernism. आपसे पूछेंगे कि who is known as the high priest of postmodernism? हाई प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसको कहा जाता है? फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म देखा हमने आज। हाई प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसको कहा जाता है? जेन बॉडीलार्ड, इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनके दो आइडियाज बहुत फेमस थे, यानी जो टेक्निक्स इनकी हैं, एक सिमुलेशन और एक हाइपर रियल। हाइपर रियल और सिमुलेशन जो हैं वो इनकी फेमस है, किसके? जेन बॉडलियार्ड के। बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 क्वेश्चन तो वे थे जो एग्जाम में पूछे हुए थे, यानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पिछले एग्जाम में पूछे हुए थे। अब उसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। वो कौन कौन से देखिएगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट बिलोंग टू पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है सैमुअल बकेट, पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है। यस,
तेरी मोगा ये है, हारोल्ड पिंटर है, डेविड रेबा है एंड कैरेन फिनले। इनके नाम याद रख लो, ये पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है। ठीक है, कौन कौन है? सैमुअल बेकेट, तेरी मोगा और हारोल्ड पिंटर, डेविड रैब और कैरेन फिनले। हो सकता है कि इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी हो कि इनके किसी अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता हो इनको, क्योंकि ज्यादातर कोई फ्रेंच राइटर है, कोई कनेडियन है, लेकिन आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। बेन जॉनसन, टॉम्स मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, टॉम्स डेकर, ये कौन से हैं? ये जैकोबियन एज के। तो जैकोबियन एज भी आपके सिलेबस में है। ये देखो, इस क्वेश्चन को बनाने की वजह यही है कि आपको लगभग सभी एजेस के ड्रामेटिस्ट एक ही क्वेश्चन में मिल जाए। ये जो ड्रामेटिस्ट हैं ऑप्शन ए, ये पोस्ट मॉडर्न एज के हैं। बेन जॉनसन, टॉम्स मिडल्टन, जॉन वेस्टर, टॉम्स डेकर, ये कौन से एज के हैं? ये जैकोबियन एज के। ये जैकोबियन एज के हैं। विलियम शेक्सपियर, जॉन लिली, टॉम स्किड, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पीले, ये एलिजाबेथन एज के हैं। ये सारे ड्रामेटिस्ट एलिजाबेथन एज के हैं। और डी ऑप्शन जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, जॉन ग्लेसवर्दी, जॉन मेसफील्ड, ये सारे के सारे मॉडर्न एज। ये कौन से एज के हैं? समझ में आ गई? एक ही क्वेश्चन में काम बन गया। एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे डाल भी दी है। ये सैमुअल बकेट, ये सारे किसके हैं? पोस्ट मॉडर्न एज के हैं। बेन जॉनसन, टॉम्स मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, ये कौन से एज के हैं? जैकोबियन एज के हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। ये सारे कौन से एज के हैं? विलियम शेक्सपियर, जॉन लिली, ये एलिजाबेथन एज के हैं, ये आपको बता दिया है। जॉर्ज बर्नार्ड और ये कौन से हैं? मॉडर्न एज। चारों ऑप्शन चार अलग अलग एजेस के ड्रामेटिस्ट थे। क्लियर हो गई बात भाई? चलो अब आगे चलते हैं। हेनरी मिलर, जॉन स्टाइनबेक, ग्राहम ग्रीन, जीन पॉल सात्रे, सैमुअल बकेट आर फेमस राइटर्स ऑफ। ये कौन से एज के हैं? आज जितने भी पढ़ रहे हैं सब कौन से एज के हैं? पोस्ट मॉडर्न एज के हैं। तो क्वेश्चन करना तो आसान है, लेकिन इन सब के बारे में जानना जरूरी है। इन सब को आप लोगों को याद करना जरूरी है। हेनरी मिलर, जॉन स्टाइनबेक, ग्राहम ग्रीन, जीन पॉल सात्रे, सैमुअल बकेट का संबंध किससे है? का पोस्ट मॉडर्न एज से। थोड़ी थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को यहां डाली हुई है। हेनरी व्हीलर वॉज अमेरिकन नॉवलिस्ट थे ये। ठीक है, सोराइसिस भी थे। ही इज नॉन फॉर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे पहले तो, हेनरी मिलर का। फिर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं इनके। ठीक है, और उनके जो वर्क्स हैं उनमें ये इसके इंपोर्टेंट वर्क हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ब्लैक स्प्रिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रिलॉजी है द रोजी क्रूसिफिकेशन, विच आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। उनके खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित है जो पेरिस में है। अगर आपको इतना भी याद नहीं रहता है तो पहला काम क्या करेंगे? हेनरी मिलर का नाम याद रखेंगे, फिर उसका नाम याद रखेंगे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, इतना जरूर याद रहना चाहिए। और जब आप इतना याद कर लें, देखो कैसे याद करना चाहिए। पहले छोटी सूचनाएं इनकी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात कर ली कि भाई आज से पहले मैं सिर्फ क्या करूंगा, पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर्स देखूंगा कि ये राइटर्स पोस्ट मॉडर्न एज के, उतना ही देखूंगा। फिर जब सेकंड राउंड में मेरे राइटर्स तो याद है ही, राइटर्स के साथ साथ उनके वर्क्स भी देख के जाऊंगा, क्योंकि वर्क्स भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए पढ़ना तो उनको भी जरूरी है। लेकिन किसी बच्चे को याद तो हो नहीं रहे राइटर्स ही, तो उसकी फिर वर्क्स कहां से याद? इसलिए आप लोगों को ये करने हैं। जॉन स्टाइनबेक जो हैं वो अमेरिका के नॉवलिस्ट हैं। उनकी ग्रेप्स ऑफ रॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेप्स ऑफ रॉथ एंड ईस्ट ऑफ ईडन, ही रिसीव नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में। इनमें ज्यादातर का हमने जिक्र किया हुआ, ज्यादातर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ग्राहम ग्रीन जो हैं ये भी बहुत फेमस हैं, और उनके जो नॉवेल्स हैं वो हैं द, ही इज नॉन फॉर हिज वर्क्स द हार्ट ऑफ मैटर और द एंड ऑफ अफेयर। ये दो हैं इनके, ग्राहम ग्रीन के, ये भी आप याद रख लेंगे। जॉन पॉल सात्रे जो हैं ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं, नाम जरूर याद रखेंगे। एग्जिस्टेंशियलिस्ट मूवमेंट में ये भी इनका भी बड़ा नाम है। और हिज मेजर वर्क जो हैं वो नौसा, बीइंग एंड नथिंगनेस, नो एग्जिट, द रोड्स टू फ्रीडम, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। देखो इन वर्क्स को आपको एक बार देखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार आप राइटर्स को ठीक से देख लें और फिर इनके वर्क्स को भी।
सैमुअल बेकेट की हमने चर्चा कर ही ली है कि उनका जो फेमस है वो कौन है, वेटिंग फॉर गॉडो है। ये सैमुअल बेकेट का बहुत ही फेमस है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और ये कुछ राइटर्स और हैं। यस, डेलन मार्लियस, टॉम्स, अल्ब्रेट कैमस, विलियम गोल्डिंग, गेराल्ड गोल्डिंग, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी पोस्ट मॉडर्न एज से है। तो इन राइटर्स का नाम भी एक बार आप जरूर याद कर लें। हमने एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 राइटर इसलिए दिए हैं ताकि उनमें से कोई एक राइटर भी यदि पूछा जाए तो आप लोगों के लिए वो ठीक रहेगा। इनकी ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। टॉम्स जो हैं वो लार्जली नॉन फॉर हिज इमेजिनेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एंड विविड हिज वर्क्स। इनके वर्क्स देख लेना, नाम याद कर लेना वर्क्स। Don't go gentle into that good night, and death shall have no dominion, and play for voice। ये उनके कुछ वर्क्स हैं। और एल्बर्ट कैमस हैं, ये फ्रेंच फिलोसोफर्स हैं। कि पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप एक बार इसको वापस भी देख लेना। इनको भी क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो हमने कोशिश ये की कि जिनको नोबेल प्राइज मिला है उनको तो कम से कम शामिल कर लें, तो उनमें से कुछ पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको कर सकें। और विलियम गॉडलिंग, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों राइटर्स आप जरूर याद कर लेंगे। और अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बहुत मुश्किल क्लास थी आज की, मुझे पता है आप लोगों के लिए ज्यादातर जो चीजें थी वो नई थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। द कैनिबल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म, ये भी एक बुक का नाम है, और ये किसकी है? जॉन हॉक्स की, ठीक है। द कैनिबल जो है वो किसकी है? जॉन हॉक्स की। इनका जिक्र हम कर चुके हैं, जैक्स दरीदा का, याब हसन का, सैमुअल बकेट का, इन सब की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। और ये इनका एक नॉवेल है, कौन सा? द कैनिबल। किसका है? जॉन हॉक्स का है। और ये उसके खुद के एक्सपीरियंस पर है, जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद एक्सपीरियंस किया था, उन चीजों पे है, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। और ये अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट है। इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास को किया। और अब वीनस एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, वे बुक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के पास ये 4 बुक होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि इन 4 बुक्स को आप पे रिवाइज कर लेते हैं ठीक ढंग से, तो फिर आप लोगों को एक अच्छी रैंक के साथ सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बुक है, लिटरेचर की बुक है, में कंप्लीट थ्योरी है। आज वाले जो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताई है वो भी इस बुक में है। इसमें कंप्लीट थ्योरी है और 1700 के आसपास क्वेश्चन है, हर के एक्सप्लेनेशन है। ये ग्रामर की बुक है जिसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और ये जो बुक है ये मेथड्स के लिए पेडागोजी की बुक है, में भी कंप्लीट थ्योरी है और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। और ये सॉल्व पेपर्स हैं, तो आप पे जरूर इन बुक्स को बाई करें। जो भी इन बुक्स को बाई करना चाहे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अपने आसपास की जो दुकानें हैं वहां इनकी पिक्चर दिखा के, फोटो दिखा के आप कह सकते हो कि ई बुक्स को मंगवा दें, और खूब शानदार तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, निश्चित रूप से आप सफल हो। थैंक यू वेरी मच।